नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज का आप लोग पढ़ेंगे वीएसटीसी सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम चल रही है। तो आपका जो पेपर लगेगा, आपका चौथा पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण का। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। पेपर कोड आपको पता होना चाहिए 4 नंबर का। ठीक है, यह आपका चौथा पेपर है साथियों। तो ये 14 नवंबर 2022 को होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो आपको मैं कुछ इस वीडियो के अंदर इस पेपर से रिलेटेड कुछ मोस्ट क्वेश्चंस बता देता हूं। और ये आपका पहला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट है? ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और आगे भी आपको हम देखिए कम पढ़ लेंगे। कोई भी वीडियो बनेगी हमारी तो आपको कम पढ़ा देंगे, लेकिन वेरी मोस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है ना। इन प्रश्नों को अगर आप लोग रटेंगे ना तो आपको ये समझ लीजिए यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर फंसेंगे। ओके, तो इतना मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हम कंप्लीटली ये वीडियोस आपको पूरे ही प्रश्न देगी, लेकिन आपको इतना बड़ा सहारा लगेगा कि आप लोग अगर आधी घंटे भी एक क्लास को देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 क्लास देखने को मिलेंगी। हमारी 3 वीडियोस हम इस पेपर से संबंधित डाल देंगे, आधे घंटे के होंगे। और आपका 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो साथियों मैं स्टार्ट करता हूँ। अब हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें सभी तरह के प्रश्न मैंने लिए हैं। देखिएगा, प्रश्न में केवल आपको वही बताऊंगा जिनके आने की संभावना होगी। ठीक है ना, केवल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कंठस्थ नहीं कह सकता इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है ना। अब आपका पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग आधे घंटे पढ़ेंगे तो आपको 2 यूनिट अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। और इस वीडियो में मैंने 2 यूनिटों को शामिल किया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ओके, तो देखिए साथियों, अब चलिए अब हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको यहाँ से लगभग 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 7 या 10 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो ये नंबर आपके 7 या 10 नंबर आपके परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना। तो हमारी पहचान क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, हमारी जो पहचान है वो बहुभाषिकता है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका ये है कि विद्यार्थियों में विकसित करना क्या ज़रूरी है? तो विद्यार्थियों के अंदर विनम्रता और नम्रता जरूरी होनी चाहिए विकसित करने के लिए। और अगला प्रश्न आपका देखेंगे, ये लीजिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट बताऊंगा, केवल ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। तो हिंदी भाषा विकसित हुई है, तो हिंदी भाषा किससे विकसित हुई है? संस्कृत की परंपरा से। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम हमारा मातृभाषा होना चाहिए, यानी कि हमको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और बच्चा अपना पहला पाठ कहाँ से सीखता है? तो माँ से सीखता है। अगर ऑप्शन में माँ नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और भाषा हमें परिचित कराती है, 2019 में आया प्रश्न है, तो सौंदर्य की विराटता से परिचित कराती है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपको ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। और 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषाई कौशल का क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है भाषाई कौशल का क्रम LSRW। ठीक है, ये क्रम आपको जनरली रूप से भाषाई कौशल का क्रम है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। तो ये क्रम आपका भाषाई कौशल का है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रट के जाएंगे प्रश्न को। और अगर आपसे पूछे मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार, किसके अनुसार? मॉन्टेसरी के अनुसार अगर यही क्रम पूछा जाए तो साथियों ये हो जाएगा LSWR, यानी बच्चा पहले लिखेगा और फिर बाद में पढ़ेगा। ठीक है, ये बताया था मॉन्टेसरी ने, सबसे पहले लिखने को वरीयता दी थी, उसके बाद पढ़ने को दी थी। ठीक है ना। तो मॉन्टेसरी का क्या बन जाएगा? सुनना। मॉन्टेसरी का हो जाएगा सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो ये दोनों प्रश्न आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ये काफ़ी बार रीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपका ये है कि सामान्यतः बच्चा कितने वर्ष का बोलना सीख लेता है? तो लगभग 2 वर्ष का जो बच्चा होता है पूरी तरीके से सीख लेता है। और 12 महीने का जो बच्चा होता है, यानी बच्चा जब 1 वर्ष का होता है तो वो 1 वर्ष का बच्चा पहला शब्द बोलना सीखता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ये वाला प्रश्न आप सभी को याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, रीट में भी काफ़ी बार आया हुआ है। तो STC सेकेंड ईयर में आपको याद रखना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम यानी RTE 2009, कितना याद रखना है? RTE 2009 ये कब पारित किया गया था? तो देश में आपको याद रखना है, ये 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया गया था। केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगर राजस्थान में यही पूछा जाए तो राजस्थान में साथियों 1 अप्रैल और 2011 को लागू किया गया था। पूरे राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था, दोनों याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, ये वाला
कि भाषा शिक्षण महज व्याकरण शिक्षण नहीं होकर के अभिव्यक्ति कौशलों की खूबियों से परिचित कराता है। तो प्रश्न 2016 में आया हुआ है, आंसर आप लोग सभी पढ़ेंगे, देखिएगा। यह सही है कि भाषा में व्याकरण शिक्षण मुख्य नहीं है। व्याकरण तो भाषा का एक अंश है। व्याकरण भाषा का साधन है, भाषा में अभिव्यक्ति कौशल मुख्य है और भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही है कि भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में कुशलता अर्जित करे। ठीक है ना। और अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, ये लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम क्या है। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण आयाम है कि भाषा का महत्वपूर्ण आयाम हिंदी की विविध विधाओं को पढ़ करके समझना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ये वाला प्रश्न भी आपको याद करना है। पहली यूनिट चल रही है हमारी कि पद्य शिक्षण में कौन कौन से रसों की अनुभूति हो सकती है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। 2017 में आया हुआ है। देखिए विगत प्रश्न जो है हमारे सब आते रहते, रिपीट होते रहते हैं, इसमें बाहर से कोई प्रश्न नहीं बनता। तो आपको याद रखना है कौन कौन से रसों की अनुभूति होती है। एक तो वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस, करुण रस, बीभत्स रस, श्रृंगार रस, शांत रस, ये सारे सभी रस आपकी पद्य रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। पद्य का सौंदर्य, ये गद्य का सौंदर्य विधान किससे प्रकट होता है। गद्य का जो सौंदर्य विधान होता है वो किससे प्रकट होता है, तो आपको याद रखना है उसकी भाषागत कल्पना से, उसके भावगत से, समृद्धता से और संप्रेषण की सार्थकता से हमारे गद्य का सौंदर्य विधान प्रकट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा। ये प्रश्न आपको पढ़ना है कि महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा क्या है। और वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, आप लोग लगा लेंगे इसको। कि कहती है कि महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है और ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की समझ है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है या पाई जाती है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा के साक्ष्य पक्ष से क्या तात्पर्य है। तो बताया है कि उसके उपयोग की व्यावहारिकता योग्यता है। योग्यता भाषाई कौशल है जिसको हम पढ़ने, सुनने, बोलने, लिखने की क्षमता के रूप में जान सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका है, भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है। तो याद रखेंगे इससे क्या अपेक्षा की जाती है। तो भाषा का जो प्राथमिक कौशल है साथियों, वो है हमारा सुन करके अर्थ ग्रहण करना। ठीक है ना। इसके माध्यम से हम वार्तालाप, भाषा वाद विवाद, आकाशवाणी आदि के माध्यमों से प्रसारित कार्यक्रमों को धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं, उनके स्वराघातों को समझ सकते हैं, बलाघातों को समझ सकते हैं और आरोह अवरोह क्रम के अनुसार प्रसंग अनुसार भाव और अर्थ को ग्रहण करना ये अपेक्षित है। मतलब इससे हम उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है अगला प्रश्न है कि बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति, बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। तो बोलना यानी मौखिक अभिव्यक्ति भाषा की वह ताकत है जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को आपस में जोड़ सकती है और अपने भावों और विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने का कौशली अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि आपस में संप्रेषण के माध्यम से बोल करके एक दूसरे में अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही मौखिक अभिव्यक्ति है या बोलने का कौशल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। ज्ञानपरक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो ज्ञानपरक उद्देश्य 17 में आया हुआ है। ये हमारी भाषा की परंपरा, प्रकृति और उसके विविध नाटकों की जानकारी, भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के आलोचनात्मक उद्देश्य लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ ले सकता है। ठीक है। तो इसके आलोचनात्मक उद्देश्य हमारे की पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण, अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना और पाठक के रूप में पसंद को निर्धारित करना, रचना विशेष के कथ्य और शिल्प से प्रभावित होकर उसकी सराहना करना ही क्या है, आलोचनात्मक उद्देश्य हमारा। उसके बाद आलोचनात्मक उद्देश्य के विविध आयाम कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, अवगुण है, पठित विषय वस्तु की विवेचन, विश्लेषण और अन्य रचना से तुलना करना, समीक्षा करना, सेम वही प्रश्न हो गया। उसके बाद आगमन और निगमन विधि में अंतर, भैया याद रखना है, ये हमारी आगमन और निगमन विधि ये शिक्षण विधियाँ हैं, याद रखेंगे आप लोग। आगे अगली यूनिटों में हम पढ़ेंगे शिक्षण की विधियों के बारे में। तो आगमन और निगमन जो विधि हमारी है ये व्याकरण शिक्षण में ज़्यादा उपयोगी होती है। और निगमन का मतलब होता है पहले सूत्र का उत्पादन करना, पहले सूत्र बताया जाता है, उसके बाद हम अपने उदाहरणों की पुष्टि करते हैं। और आगमन विधि के अंतर्गत हम पहले उदाहरणों द्वारा नियम का पता लगाते हैं और उसके बाद हम नियम की पुष्टि करते हैं सूत्रों द्वारा। व्याकरण शिक्षण निगमन विधि है, ध्यान रखना, व्याकरण में निगमन विधि होगी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, देखिएगा,
ये प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी डालिए। भाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं साथियों, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग सभी को याद रखना है कि सार्वजनिक जीवन के संपर्क के वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषा क्षमता अर्जन करना, इसका पहला उद्देश्य। स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल और दूसरों के अनुभवों को जोड़ना, उसके परिप्रेक्ष्य में चीज़ों और स्थितियों घटनाओं की समझ की क्षमता का विकास करना, और रचना के तत्वों का समझना और शब्दकोश साहित्यकोश आदि कौशलों का विकसित करना। ये आपकी क्या हो जाएंगे, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो NCF 2005 है आपकी, नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005। तो इसके बारे में आपको जो भाषिक विविधता की समस्या आती है उनके बारे में आपको संक्षिप्त से वर्णन करना है। तो NCF को आप लोग रट के जाएंगे साथियों। NCF जो प्रश्न आपका है 2005, इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि ये विविध भाषाओं की समस्याओं के रूप में नहीं लिया गया बल्कि एक संसाधन के रूप में देखा गया है। रोजमर्रा का अनुभव ये बताता है कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले अधिकांश बच्चे सैकड़ों शब्दों के साथ में भाषा की जटिलता और नियमों से परिचित हो सकते हैं। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने और समझने लगते हैं। मसलन राजस्थान प्रदेश के बच्चे स्कूल तक आते आते राजस्थानी और हिंदी भाषा के प्रयोगों की क्षमता को हासिल कर लेते हैं। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जिस हिंदी को हम बरत रहे हैं वह एक तरफ शास्त्रीय भाषा की परंपरा से विकसित हुई है, वहीं जनपदीय भाषाओं की ऊर्जा ग्रहण भी करती है। बच्चे की मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की चेष्टा एक तरफ से उसको व्यक्तित्व को स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना और वरक से विपरीत रूप से उसकी सहज समझ और अपने घर आस पड़ोस के अर्जित भाषा को आधार बनाकर हम उसे अपने परिवार से सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये NCF के बारे में समीक्षा लिखनी है। अगला प्रश्न है, सब लाइक करेंगे वीडियो को और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए साथी, और यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को सब साथी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही क्यों होना चाहिए, तर्क सहित आपको लिखना है। 2019 में आया प्रश्न है, अब चल रहा है हमारा 2022, आ सकता है 3 साल अपडेट हुए होंगे, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छी भाषा सीख सकता है। और इस विषय में शिक्षा शास्त्री एक मत अपने मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं और मातृभाषा में मौलिक सोच और अभिव्यक्ति सहज होती है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस बात को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर बल दिया गया है कि इस संबंध में महात्मा गांधी का कथन भी आपको याद रखना है कि मुझे जरा भी शंका नहीं है कि जिन लोगों के हाथ में बच्चों को शिक्षा देने का काम है वे केवल निश्चय कर लें तो उन्हें पता भी चल जाए कि मातृभाषा मनुष्य के विकास के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितना छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है महात्मा गांधी का। और कुछ हो भी कैसे सकता है कि बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है, इसलिए मैं बच्चों के मानव विकास के लिए माँ के भाषा को छोड़कर कोई दूसरी भाषा लादना मातृभाषा के प्रति पाप समझता हूँ। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है गांधी जी का। उसके बाद साहित्य बोध क्या है, तो साहित्य बोध के बारे में इसकी सहायता से शिक्षक कौन से आयाम दे सकता है। तो प्रश्न आपको 2019 में आया, याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, साहित्य बोध के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा पूछा जाए, मैंने पहले भी आपको बता दिया था इसके बारे में, तो आप लोगों को ये भी याद रख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके भाषा कौशल को विभिन्न प्रकार वर्णन करो। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं, तो मैंने आपको बताया LSRW सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो ये आपके भाषा के 4 कौशल हैं। सबसे पहले आता है आपका सुनना। सुनने के बारे में आप लोग विस्तार से लिखेंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको विस्तार पूर्वक सुनने के बारे में लिखना है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका आता है बोलना। बोलने के कौशल के बारे में आपको इसकी अभिव्यक्ति करते हैं कि भाई बोलने की क्या क्या महत्वता हो सकती है। उसके बाद है आपका पढ़ना। ये प्रश्न आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में पूछ लेता है, निबंधात्मक प्रश्नों में बिल्कुल 7-8 नंबर का आएगा साथियों, ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ने के बाद में आता है आपका लिखना। ये लिखना भी आपको आना चाहिए, किस तरीके से लिखने की क्या क्या महत्वता होती है। और अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के शिक्षा शास्त्रीय उद्देश्य जो आयाम है हमारे, और प्रश्न बदल के भी पूछ सकता है कि भाषा की कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्यों की जानकारी आवश्यक है। तो आपको बताना है, पहला होता है आप लोगों ने जब दैनिक पाठ्य योजना बनाई होगी
ठीक है ना। आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो ये उद्देश्य आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, किसी भी भाषा की परंपरा, प्रकृति, उसके विविध घटकों की जानकारी के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य जरूरी है। उसके बाद आता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्ति का मतलब कोई भी हम कोई भी रचना पढ़ रहे हैं, कोई भी साहित्य पढ़ रहे हैं तो उसमें किस चीज़ पर ज़्यादातर बल दिया जा रहा है। कोई भी कहानी, कविता या पाठ्यक्रम की रचनात्मक जो साहित्य स्थिति है उसके बारे में भी आपको बात करनी है। अभिवृत्त्यात्मक कौशल होता है। उसके बाद में सृजनात्मक उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक कौशल के बारे में आप लोग पढ़ के आए होंगे। एक नई रचना का या उसे तुलना करके हम एक नई रचना का उल्लेख करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आलोचनात्मक क्षमता का विकास भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पठित विषय वस्तु का विवेचन, विश्लेषण और अन्य रचनाओं से तुलना करना, उसका विविध आयाम है, ये आलोचनात्मक क्षमता हो गई। आप लोग निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में मूल्यांकन प्रक्रिया को परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसके उचित विवेचन करना है। या फिर पूछ सकता है कि वर्तमान की मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं, या फिर भाषा शिक्षण के संदर्भ में आकलन में कौन कौन से परिवर्तन किए जाने चाहिए। ये प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको याद रख लेना है, ये प्रश्न अच्छे से कंटेस्ट करना है। उसके बाद सेकंड यूनिट हमारी आती है, यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, सब याद रखिए, छोटे प्रश्नों को, बड़े प्रश्नों को। तो मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? साथियों, उच्चारण के साथ में। और अभिव्यक्ति का प्रथम सोपान क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण सोपान क्या है? सुनना। सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे, ये भी याद रखना है। सुनने में विशेष महत्व किसका है? तो आवाज़ का है। मौखिक रचना का रोचक और प्रिय माध्यम क्या है? हमारा कहानी है। बालक की रागात्मक स्थिति शक्ति उभर के किससे आती? कविता पाठ से। और मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा? आशु भाषण। आशु भाषण क्या मतलब समझ रहे? बिना सोचे समझे डायरेक्ट हमको कोई भी भाषण दे दिया, बोलो आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अति लघुत्तरात्मक। छोटे प्रश्न अगर पूछा जाए तो याद रखना, कोई भी अभिव्यक्ति हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का हिस्सा कब नहीं बन सकती। तो ध्यान रखना, जब नहीं बन सकती, जब उसको सुन करके समझा नहीं जाए। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से गुण हैं। याद रखना इस प्रश्न को कि मौखिक अभिव्यक्ति के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति के निम्न गुण है। ये प्रश्न पेज हमारा छूट गया है। तो मौखिक अभिव्यक्ति काफ़ी सारे गुण हैं, अभी निबंधात्मक में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में है खबर या समाचार औपचारिक है या अनौपचारिक, मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे ये औपचारिक है, अनौपचारिक है, ये किस बात पर निर्भर करता है कि वो किस संदर्भ में प्रकट हुई है। कोई खबर किस संदर्भ में प्रकट हुई है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको बताना है कि श्रवण कौशल के दोष के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए श्रवण कौशल के कौन कौन से दोष सकते हैं? मौखिक कार्य का अभाव, कक्षा में कठोर नियंत्रण, पाठ्यक्रम की क्लिष्टता, अशांत वातावरण, एक साथ दो कार्य और श्रवण इंद्रियों का बाधित होना। ठीक है। उसके बाद श्रवण बाधित कौशल छात्रों के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो श्रवण बाधित, ठीक है, जो सुनने में कम सुनते हैं उन बच्चों के लिए कौन सी भाषा? तो ध्यान रखना सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है। सुन नहीं सकते तो उनको संकेत के माध्यम से पढ़ा सकते हैं हम। ओके। आदेश और निर्देश की भाषा में क्या अंतर है? तो आदेश काहे से कहें और निर्देश किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आदेश की भाषा में अनिवार्यता का पुट होता है। ठीक है, जिसमें कार्य को करने या मानने की बाध्यता का भाव बोध होता है, जबकि निर्देशन की भाषा अनिवार्यता की जगह केवल संकेतात्मकता का भाव होता है। साथ ही आदेश की भाषा चुनौतीपूर्ण होती है, जबकि निर्देशनात्मक जो भाषा है उस अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार में जरूरी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वार्तालाप कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या अंतर होता है? तो वार्तालाप दो प्रकार का, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक इच्छा समझ के आधार पर कर लेता है, जबकि विशिष्ट जो वार्तालाप है उस विषय के जानकारी या विशेषज्ञों के बीच के संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य। लो भाई, वो प्रश्न आपने छोड़ा था वो यहाँ पर आ गया। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य ये 16 में 19 में पूछा था। तो मौखिक अभिव्यक्ति को सुनने के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने के महत्व को जानना, मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना, आवाज़ के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना, श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना। उसके बाद
आदेश व निर्देश की भाषा और उसमें अंतर, उसके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण करना, विभिन्न प्रकार के वार्तालाप और उसमें भागीदारी को समझना, जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ पाना, और बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को समझना। ये हमारे मौखिक अभिव्यक्ति के, ठीक है, क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष कौन कौन से, सैद्धांतिक पक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रश्न आपको भी पढ़ लेना है, मोटा मोटा पढ़ के जाना है। देखो कुछ भी लिख के आओ, भाषा से रिलेटेड लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक व अनौपचारिक संदर्भ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। औपचारिक क्या चीज़ होती है, अनौपचारिक क्या चीज़ होती है, तो समझेंगे आप लोग। औपचारिक को सबसे पहले, औपचारिक यह अभिव्यक्ति कतिपय नियमों, शिष्टाचार आदि से बनी होती है और सहजता और स्वतंत्रता के साथ मनोगत विचारों को प्रकट करने की छूट नहीं होती। ये बिल्कुल बाध्य होती है पूरी तरीके से। अनौपचारिक के अंतर्गत कोई नियम वगैरह कुछ नहीं होते हैं। सहजता, स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। बोलने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट स्वरूपों की बात करें, जैसे वार्तालाप, नाटक के संवाद, भाषा, समाचार वाचन आदि, उक्त दोनों के संदर्भ में किया जाता। उदाहरण के लिए बात करें तो देख लो भाई, वार्तालाप औपचारिक है या अनौपचारिक, इस बात पर निर्भर करता है कि वह किन लोगों के बीच में हो रहा है। ठीक है, आपने समाचार के बारे में पढ़ा था, समाचार औपचारिक है अनौपचारिक है, तो किस बात पर डिपेंड करता है, ये उसकी मुख्य उस बात पर डिपेंड करता है कि समाचार किस चीज़ के लिए छापा गया है। ठीक है ना, उसी तरीके से। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की विशेषता क्या है। वार्तालाप की विशेषताएं क्या है, तो एक अच्छे वार्तालाप की देखो, वार्तालाप मधुर होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, बोलचाल की भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए, बोलचाल में बनावटी के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, बोलचाल में यथोचित हाव भाव होना चाहिए, बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त होना चाहिए, वार्तालाप का भाव स्पष्ट होना चाहिए और व्याकरण संबंधी शुद्धता होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, वार्तालाप की विशेषता है। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक नाटक से क्या अभिप्राय है, तो औपचारिक का मतलब होता है आप लोग रंगमंच, टीवी, रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रकट किए जाते हैं वो नाटक होते हैं। नाटक में संवाद की भूमिका अहम होती है। ये संवाद औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक दो प्रकार के हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम औपचारिक की। तो औपचारिक नाटक के अंतर्गत पूरी पटकथा को पहले रखा जाता है, उसके बाद प्रत्येक पात्र के अनुसार संवाद लिखे जाते हैं और विशेषज्ञ इनकी जांच करते हैं, तब वे रंगमंच, टीवी कार्यक्रम, रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं। अनौपचारिक पाठ नाटक के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण अंचलों में जो नुक्कड़ नाटक नौटंक के रूप में आयोजित किए जाते हैं। इन नौटंकों की पटकथा लिखी नहीं होती है, पात्रों को कोई संवाद लिख करके नहीं दिया जाता, केवल कथा के अनुसार अपने संवाद अदा करते हैं और अभिनय कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है, ये लीजिए भाई। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर पर विद्यालय में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पारिवारिक वातावरण की घटनाएं, विशेष उत्सव समारोह, परिषद के सदस्यों के स्वभाव से संबंधित वार्तालाप। दूसरा है कि विद्यालय में होने वाली रोचक घटनाएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक समारोह, विविध उत्सव, स्वतंत्रता दिवस, स्काउटिंग प्रदर्शनी, भ्रमण आदि का आयोजन। यात्रा, वर्णन, मार्ग में होने वाली रोचक घटनाएं, अखबार या लेख में आई सूचना जानकारी को पढ़कर चर्चा और विद्यालय में कृषि, बागवानी, सिंचाई आदि से संबंधित उपयोग हो सकती है। उसके बाद आदेशात्मक और निर्देशात्मक भाषा को हमने अच्छी तरीके से समझा। अब थोड़ा सा इनकी विशेषताओं पर वर्णन कर लेते हैं। तो आदेशात्मक भाषा बाध्यता और अनिवार्यता भाव लिए होती है। निर्देशनात्मक भाषा प्रेरणास्पद शैली में होती है, इनकी भाषा संकेत वाली होती है। और आदेशात्मक भाषा संक्षिप्त रूप में भावपूर्ण लिए होती है, जबकि निर्देशनात्मक भाषा पूरक वाक्यों को सहारा लिए होती है। और आदेशात्मक भाषा में बोलने की विशेष अधिकारी होती है, जबकि निर्देशनात्मक कोई भी व्यक्ति किसी भाषा में बोल सकता है। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं वर्तमान में रेडियो, टीवी का क्या प्रभाव पड़ा है लोगों पर। ठीक है ना, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। किसी भी पाठ्य वस्तु की अच्छी समझ हमारे व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है और इसे प्रभावी बनाने के कौन से उपाय करने चाहिए। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट है, आप सभी साथी पढ़ के जाएंगे, पढ़ लीजिएगा आप लोग सभी, कि किसी भी पाठ्य वस्तु की अच्छी समझ हमें उस पाठ्य वस्तु से संबंधित बेहतर अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर करती है। हमारी समझ जितनी अच्छी होगी, अभिव्यक्ति भी उतनी अच्छी सुसंगत होगी। हम कक्षागत अध्ययन करते हैं तो पाठ्य वस्तु से जुड़ी समझ बढ़ाने के लिए वार्तालाप, वाद विवाद, विचार विनिमय आदि जैसी क्रिया करते हैं। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम पढ़ी हुई सामग्री को अधिकाधिक चर्चा में लाएं। ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं इस प्रश्न को। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति में गहरा संबंध है, संबंध स्थापित करना है कि मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति में गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम किसी भी कार्यक्रम को टीवी रेडियो पर देखते हैं, सुनते हैं, तब हमारे मित्र और परिचितों को उस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं और इस चर्चा के माध्यम से हमारी समझ बढ़ती है। तो कार्यक्रम के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखें, तत्पश्चात उस पर पुनः चर्चा करें, हमारी समझ में वृद्धि हो जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे में कौन कौन से गुणों का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, नए अनुभवों के प्रति सचेत, ठीक है, और मनोभावों का प्रदर्शन, नेतृत्व का गुण विकसित होता है, ठीक है ना। तो ये आपके कौशलों का विकास होता है। भाषा की विशेषता, ये लो भाई, भाषण की विशेषता क्या है? भाषण की विशेषता क्या है भैया? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, भाषण की विशेषता बताएंगे आप लोग। विद्यालय शिक्षा पद्धति में भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है, इतना महत्वपूर्ण है कि भाषणबाजी और व्यंग्यात्मक शब्द बनकर उभर रहा है। भाषा शिक्षक होने के नाते हम अपने अभिव्यक्ति कौशल का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। भाषण एक ऐसी विधा है जिसमें भाषाई अभिव्यक्ति की अपार संभावना निहित होती है। भाषण की कुछ विशेषताओं को रूप में देखा जा सकता है और ये विशेषताएं, तो देखिएगा आप लोगों को क्या करना है कि विषय की पूर्व तैयारी करनी चाहिए, विषय को रोचक बनाने का कौशल, श्रोताओं को संतुष्ट करने वाली सामग्री भाषा और विषय को केंद्रित करने का कौशल, नाटकीय भाव भंगिमाओं का प्रयोग करने की क्षमता, गतिशील सरल और स्पष्ट भाषा शैली और संप्रेषणता का गुण, ये विकसित होते हैं भाई। लो भाई, अगला प्रश्न है कि बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल यानी जो मौखिक कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति, उसको विकसित करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो देखो, बच्चे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसकी बात का पूरा मौका दें। अभिव्यक्ति के नए नए रूपों को जाने, उसके बच्चों का परिचय कराएं। यह जरूरी नहीं कि भाषण कला सभी बच्चे निपुण हों, उन्हें भाषा अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों के से भी परिलक्षित करवाएं। दूसरों को सुनने की आदत डालकर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि बच्चों को प्रश्न पूछने की आज्ञा दीजिए और उनसे आत्मीयता के साथ प्रश्न पूछिए। मौखिक अभिव्यक्ति के प्रत्येक प्रयास को सराहना दीजिए। मैं आपका प्रोत्साहन बच्चों के भविष्य की सुधार की प्रेरणा देता रहूँगा और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विषय में उनकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। नाटक और कविता, ये प्रश्न अगला है अपना। देखिए, अगला प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति विकास में कविता पाठ संसाधन व विधि पर प्रकाश डालिए। तो आपको ध्यान रखना है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास, या फिर ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि नाटक और कविता पठन अभिव्यक्ति किस प्रकार संवारते हैं। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको कविता पाठ के ऊपर बात करना है, कविता पठन को क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तो देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किन क्रियात्मक कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है। 2016 वाला प्रश्न है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के शिक्षक को चाहिए कि छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति को निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जांच कर ले, जैसे भाषिक शुद्धता, विचारों की सशक्तता, प्रभाव उत्पादकता, व्यावहारिकता, अवसर अनुकूलता, गतिशीलता, शिष्टता और मधुरता। अब उसके बाद में कक्षा शिक्षण में बालक के व्यवहार और क्रियाकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता है, अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन देता है। भाषण या वाद विवाद प्रतियोगिता के अवसर, कविता प्रस्तुति के समय बालकों की अभिव्यक्ति का अवसर देकर के उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण के समय प्रश्नों को उत्तर देते समय शिक्षक छात्र की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है और कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के समय शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता का मूल्यांकन आश्रित किया जा सकता है। भाषा आशु भाषण और सूक्ति का विशदीकरण के समय छात्रों के भाषा ज्ञान और धैर्य की जांच की जा सकती है। और अगला प्रश्न है, ये लीजिए भाई, अगला प्रश्न मोस्ट है ये, कि भाषा को सुनकर समझने में सहायक बिंदुओं को विस्तार सहित लिखिए। तो आपको याद रखना है, भाषा का पहला पॉइंट है संदर्भ। भाषा का संदर्भ क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। उसके बाद भाषा की विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण विषय है ये, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अगर बच्चे इससे परिचित नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। विषय वस्तु का मतलब हो तो पाठ के अंदर क्या चीज़ें बताई जा रही है। उसके बाद भाषा का स्तर, यानी कि जो हम भाषा का स्तर बता रहे हैं, संप्रेषण बच्चों से कर रहे हैं, वो किस स्तर का होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। रुचि, जब हम किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं बच्चों की रुचि होनी चाहिए उस चीज़ को समझने में। उसके बाद हमारी बातचीत करने का तरीका भी हमारा प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम अधूरी नहीं कहें।
और अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं, श्रवण कौशल को विकसित करने के 5 आधारों की विवेचना। तो ये 5 आधार आपको याद रख लेना भाई। पर्याप्त श्रवण, शांत चित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण और बाधाहीन श्रवण, ये 5 आधार हैं। अब इनके बारे में अगर आपसे व्याख्या पूछी जाए तो आप लोग लिख सकते हैं व्याख्या को। पर्याप्त श्रवण में, पर्याप्त श्रवण बहुत देर तक बहुत सी बातों को लगातार सुनते रहते हैं हम, ठीक है। पर्याप्त श्रवण से उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था का प्रभाव श्रोता के मस्तिष्क पर पड़ने के कारण उसके धीरे धीरे उस भाषा की ध्वनियों को पहचानने की शक्ति का स्वतः ही विकास होता जाता है और मस्तिष्क अपनी रचनाओं की विशेषता के कारण पहचानने की शक्ति का स्वतः विकास होता जाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद में है अपना शांत चित्त श्रवण। अध्येता जो कुछ भी सुने उसे शांत चित्त होकर के सुनना चाहिए, अर्थात श्रवण के समय मस्तिष्क उदासीनता, क्रोध, भय, चित्त, घृणा, आवेश आदि में नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को शांत तरीके से सुने। एकाग्रता श्रवण, जब हम एकाग्र श्रवण का मतलब होता है बिल्कुल टकाटक एकाएक ध्यान लगा करके किसी भी चीज़ को हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अनौपचारिक श्रवण, अनौपचारिक का मतलब होता है कि हम द्वितीय भाषा के लोगों के मध्य में रहते हुए भी हम अपनी ही भाषा के माध्यम से अभ्यास करें सुनने का, तो हमारा अनौपचारिक श्रवण हो जाएगा। एक होता है बाधाहीन श्रवण। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर जहाँ कभी हम रह रहे हैं तो वहाँ शोरगुल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमारी एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसलिए हमें ऐसी प्रणाली का इस तरीके से सुनना चाहिए कि वहाँ पर हम किसी भी तरीके से उन चीज़ों से बाधित ना हो, ठीक है ना। अब बच्चों में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक कौन कौन से उपाय करता है? तो पहला होता है हमारा सहस्वर वाचन। बच्चों को कक्ष में, ठीक है ना, कक्षा में स्वयं छात्रों के समक्ष पहले पाठ्य सामग्री को पढ़ाएगा और बच्चे उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, उसके साथ में बोलेंगे जोर जोर से, ठीक है, अध्यापक के साथ। उसके बाद में श्रुत लेखन, ठीक है ना, डिक्टेशन। इसका मतलब टीचर जो होगा, श्रुत लेखन केवल श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त नहीं बल्कि लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। श्रुत लेखन यानी कि श्रुति लेख देगा टीचर लिखने के लिए बच्चों को, श्रुति लेख जिसको बोलते हैं घर के लिए, ठीक है ना। इससे बच्चों में मतलब श्रुति लेख वाला सुन करके बच्चे सुन करके कक्षा में लिखने लगेंगे। फिर है भाषण, ठीक है, भाषण के माध्यम से भी बच्चे मौखिक व्यक्ति के कुशलता का विकास हो जाएगा, ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वाद विवाद। बच्चों में डिस्कशन होना ज़रूरी है कि वाद विवाद के माध्यम से भी बच्चों में जो अभिव्यक्ति होती है, मौखिक कौशल, उसका विकास ज़्यादा होता है और एक दूसरे में बहस भी करेंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा जानेंगे, पकड़ेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी आपस में एक दूसरे से पूछना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, श्रवण कौशल का बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास होता है और बच्चों की समझ और अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा विकसित होती है। कहानी सुनना और सुनाना। कहानी सुनना और सुनाने के माध्यम से और केवल श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो आपका ये 2 यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, यूनिट 1 और यूनिट 2। अगली आपकी आएगी यूनिट 3 और यूनिट 4। इस तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा ये पूरा पेपर नंबर 4 है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी मत करना, बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब कर लो सभी साथी, धन्यवाद।